नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर और मैं हूं कवीन सचान। और आज बात एक बड़े रोग की, यहाँ जी देश में ड्रग्स और इसके बढ़ते काले कारोबार की। देश के कई राज्यों में ड्रग्स का काला कारोबार अपने पांव पसार रहा है। ड्रग्स तस्करी का ये कारोबार विश्व की कुल अर्थव्यवस्था में करीब 15% बताया जाता है। देश में पंजाब और उत्तर पूर्व के राज्यों में ये नशे का रोग सबसे ज्यादा नजर आता है। अगर देश में कुल नशे की तस्वीर को देखें तो करीब 56% हिस्सेदारी पंजाब की दिखती है। देश में ड्रग्स के कुल मामलों में 60% पंजाब से आते हैं। नशे के कारण पिछले एक महीने के दौरान करीब 2 दर्जन युवाओं की मौत के बाद पंजाब सरकार ने नशा तस्करों के खिलाफ कानून में सजाए मौत की सिफारिश की। राज्य सरकार इसे मंजूरी के लिए अब केंद्र सरकार को भेजेगी। हालांकि देश में नशीली दवाओं से संबंधित कानून है, जैसे कि एनडीपीसी एक्ट 1985, जिसमें कई बार अमेंडमेंट हुआ और उसमें मौत का जो प्रावधान था सजा का, उसे भी शामिल किया गया था। लेकिन आज समझेंगे कि क्या मौजूदा कानून इसे रोकने में कमजोर है, तो क्यों? मौत की सजा का प्रावधान शामिल करने की जरूरत क्यों है और ये कितनी कारगर होगी? हमारे साथ खास मेहमान है पी के मल्होत्रा साहब, पूर्व सचिव कानून मंत्रालय भारत सरकार। सर, स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर राजेश कुमार हैं, कार्यकारी निदेशक हैं एसपीओएम से। आपका स्वागत है। आप लगातार इस पूरे मसले पर काम करते हैं, सर्वे रिसर्च करते हैं। सी पाल सिंह साहब हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस महानिरीक्षक पंजाब से। आपका भी स्वागत है। और फोन लाइन पर होंगे हमारे साथ संदीप दीक्षित, वरिष्ठ पत्रकार हैं चंडीगढ़ से। लेकिन शुरुआत में करना चाहूंगा राजेश जी आपसे, जिस तरीके से देश में और खासतौर कुछ बेल्ट जो कही जाती हैं, पंजाब है, हरियाणा है या फिर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, इन राज्यों में पिछले एक दशक में ग्राफ बताता है कि तेजी के साथ न सिर्फ मामले बढ़े हैं तस्करी के, बल्कि सेवन करने वालों की संख्या बढ़ी है। कानून हमारे पास लगातार है, बात हो रही है कि उसमें मौत की सजा का प्रावधान कर दिया जाए। क्या मौजूदा कानून कमजोर है, और है तो कहां पर और क्यों? देखिए, कानून बनाने के बाद अगर समस्या का समाधान होता तो 2 देश का मैं आपको उदाहरण देता हूं। लगभग 12,000 लोग जो ड्रग यूज़र हैं उनको फिलीपींस में पिछले 3 सालों में गोली मार के स्टेट ने समाप्त किया, मगर वहां पे प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ। मतलब जैसे पकड़े गए और मार दिए गए। सऊदी अरेबिया, जहां पे 0 टॉलरेंस है, वहां पे भी ड्रग है। तो सप्लाई रिडक्शन एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट काम है, मगर डिमांड रिडक्शन पे जब तक काम नहीं होगा तब तक सप्लाई घटेगा नहीं। होता यह है कि जैसे जैसे आप सप्लाई घटाते हैं और डिमांड है तो प्राइस ऊपर जाता है। जब प्राइस ऊपर जाता है तो नए नए रूट से नए नए सप्लायर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी अगर आप 2-3 दिन पहले की आप ये देखें तो बहुत सारे अफगानी लोग जो दिल्ली में आ रहे हैं, वो अपने शरीर के अंदर हीरोइन लेकर आते हैं और यहाँ पे जो अफ्रीकन नेशनल्स हैं उनको वो ड्रग दे रहे हैं और वो फिर ड्रग का कारोबार कर रहे हैं, वो पंजाब भेज रहे हैं। तो डिमांड रिडक्शन पे अगर काम नहीं होगा, आप कितना से कितना कड़ा कानून बना लें, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होना है। और डिमांड के लिहाज से पंजाब टॉप पर क्यों दिखता है? उसका हिस्टोरिकल कारण है। अगर 79 की अगर आप याद करें, 79 में 2 बड़ी घटनाएं पंजाब के वेस्ट में हुआ। जो सोवियत इंटरवेंशन अफगानिस्तान में हुआ और आयतुल्लाह खुमैनी का रिवोल्यूशन ईरान में हुआ। और ये ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इसको हम लोग गोल्डन क्रिसेंट बोलते हैं ड्रग पार्लेंस में। तो जो यहाँ पे जो ड्रग पैदा होता था वो सारा यूगोस्लाविया या बाल्कन रूट से यूरोप जाया करता था। दैट स्टार्टेड रूटिंग थ्रू पंजाब। और आपको याद होगा, पंजाब जो 80 के दशक में जो सबसे ज़्यादा टर्मोइल पीरियड था, दैट वाज द पीरियड। और ये सारा पंजाब होके आया। और ट्रेडिशनली पंजाब वाज अ ओपीएम यूजर स्टेट। पंजाब है, राजस्थान है, पार्ट ऑफ हरियाणा। और यहाँ पे चूंकि ऑलरेडी ओपीएम था, एनडीपीएस आने के बाद ओपीएम सप्लाई घट गया, हीरोइन आना शुरू हो गया। और हीरोइन का एडिक्शन बहुत फास्ट होता है। तो पंजाब बिकेम, और पंजाब स्टेट एंड पंजाब सोसाइटी बोथ वेयर इन डिनाइल कि हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बार जब हीरोइन का एडिक्शन आ जाता है तो उससे निकलना बहुत मुश्किल है। तो जब जब स्टेट मजबूत हुआ या जो सप्लाई रिडक्शन पे काफ़ी काम हुआ, तो वहाँ पे फार्मास्यूटिकल ड्रग्स आ गया। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जो आम दवाओं की दुकान पे जो ड्रग्स मिलते हैं, और उसमें जो भी जैसे स्पाज्मा प्रॉक्सिवन अब तो नहीं मिलता, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं। तो जब हीरोइन घटता था तो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स आ जाता था। और फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के कारण क्या हुआ,
पंजाब में सबसे ज़्यादा HIV, अगर आप देखेंगे इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स में संख्या पूरे देश में पंजाब में है। तो ये दोनों का खेल होता रहा और स्टेट वाज इन डिनायल। स्टेट कुड नॉट अंडरस्टैंड कि वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट फेज। अब जब पता चला है तो चीज़ें, उनको लग रहा है कि अगर मौत की सज़ा दे दी जाती है तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। ओके मल्होत्रा सर, आपके नज़रिए से, क्योंकि पंजाब सबसे ज़्यादा वनरेबल दिखता है, केसेस सबसे ज़्यादा आते हैं, हालांकि दर्ज दिल्ली में ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसके अलग रीज़न है, लेकिन पंजाब ही सबसे मुफीद इलाका क्यों माना जा रहा है और ये लगातार बढ़ा है? मैं आंकड़े देख रहा था 18% से 32% तक ये आंकड़ा पहुंचा है पिछले 10 वर्षों में। जो आज हम विषय डिस्कस कर रहे हैं, मैं समझता हूँ बहुत ही समयोपरिक है और उचित विषय है, क्योंकि अभी जैसा कि मैंने न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में पढ़ा, पंजाब के मुख्यमंत्री ने सेंटर से ये रिकमेंडेशन दी है कि इसके लिए डेथ पेनल्टी का प्रोविज़न करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कानून में डेथ पेनल्टी का, NDPS एक्ट में कानून में डेथ पेनल्टी का प्रोविज़न पहले नहीं किया गया था। इसका प्रावधान जब एक्ट में अमेंडमेंट किया गया तो उस समय डाला गया था कि जो रिपीट ऑफेंडर होंगे उन पे डेथ पेनल्टी लगाई जाएगी और इसको मैंडेटरी किया गया था। लेकिन बम्बई हाई कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया और उन्होंने ये कहा कि ये प्रोविजन डिस्क्रिशनरी होगा, मैंडेटरी नहीं होगा। उसे कई कारण हैं, क्योंकि इंटरनेशनली मैं समझता हूँ कि जो ड्रग रिलेटेड ऑफेंसेज हैं उनको इतना सीरियस ऑफेंस नहीं माना जाता जिसके लिए डेथ पेनल्टी दी जाए, क्योंकि डेथ पेनल्टी एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर बहुत विवाद रहा है, पहले भी रहा है, अब भी रहा है। लॉ कमीशन के ऊपर भी इसने अपनी रिपोर्ट दी है और मैं भी उस समय लॉ कमीशन का मेंबर था जब ये रिपोर्ट दी गई थी, और उस समय भी मेरा कहना ये था कि कुछ इस तरह के ऑफेंसेस हैं जिनके लिए डेथ पेनल्टी देना आवश्यक है। पंजाब से ये रिकमेंडेशन क्यों आई, उसका कारण ये है कि जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि 75% ऑफ द यूथ आज जो है वो एडिक्ट है, इसका ड्रग्स का एडिक्ट है। और ड्रग का एडिक्ट होने का मतलब है कि आप आने वाली जनरेशन को, पूरी जनरेशन को स्पॉइल कर रहे हैं। तो ज़रूरत किस चीज़ की है? इसको प्रॉपर रेगुलेट करने की, ताकि इसका मिसयूज़ ना हो। ड्रग्स का यूज़ है, उसके लिए हमें चाहिए, लेकिन जो मिसयूज़ है उसको कहीं ना कहीं रोकने की आवश्यकता है। और क्योंकि वो मिसयूज़ नहीं रुक रहा है और वो बढ़ रहा है, इसलिए शायद पंजाब सरकार से ये रिकमेंडेशन आई है। लीगली स्पीकिंग डेथ पेनल्टी देने में कोई बार नहीं है। आज भी आप चाहें तो डेथ पेनल्टी लॉ अमेंड करके दोबारा डाल सकते हैं, लेकिन क्या उससे जो हम ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहे हैं, क्या वो हो पाएगा? यही NDPS एक्ट 1985 का पहले 3 बार अमेंड किया जा चुका है और पेनल्टीज को बढ़ाया गया है। आज भी 30 साल तक का इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है। क्या हम वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए हैं वो पेनल्टी लगाने से? सिर्फ पेनल्टी बढ़ा देने से मैं समझता हूँ ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। उसके लिए हमें, मैं सोचता हूँ, एडवोकेसी की और एजुकेट करने की ज़्यादा ज़रूरत है, जो शायद नहीं हो पा रहा है। इफेक्टिव रिहेबिलिटेशन होना चाहिए। जो ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं उनका इफेक्टिव रिहेबिलिटेशन होना चाहिए, जो शायद इफेक्टिव रिहेबिलिटेशन भी नहीं हो रहा है। और होता क्या है कि हमारे पास सिर्फ NDPS एक्ट ही नहीं है 1985 का, हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक का एक पिट NDPS एक्ट भी 1988 में बनाया गया, जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन का भी प्रावधान है कि जो ड्रग को मिसयूज करता है, कैरियर है, लेके आता है, उसको पकड़ा जाए और उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में आप डाल सकते हैं। उसमें आपको ट्रायल की जरूरत भी नहीं है टू कंट्रोल दिस क्राइम। लेकिन मैं समझता हूं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के एक्ट में भी जो यूज होता है, जिस तरह के केसेस आते हैं, शायद सिर्फ जो कैरियर होते हैं वही पकड़े जाते हैं। जो ड्रग लॉर्ड्स हैं, जो एक्चुअली इस बिजनेस में हैं, उनको पकड़ के कभी भी जो है इस ऐसे केसेस देखने में नहीं आए हैं। कहीं ना कहीं कानून के इम्प्लीमेंटेशन में जो है कमी है, और अगर पकड़े जाते हैं तो उनका स्पीडी ट्रायल नहीं होता। क्योंकि स्पीडी ट्रायल नहीं होता, बहुत समय लग जाता है, तो जो कानून का इफेक्टिवनेस है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। सिपाल सिंह साहब, क्योंकि आप पंजाब में आपने देखा है करीब से और आप लगातार उन तमाम इलाकों में भी रहे, क्या वाकई ये सही होगा कहना कि पंजाब में जिस तरीके के हालात हैं और वहाँ की सरकार की मांग करना कि अब डेथ पेनल्टी कंपलसरी कर देना चाहिए चाहे वो पहली बार पकड़ा जाता है, इससे क्या हालात बदल सकते हैं? जो मौजूदा कानून है वो वहाँ पंजाब में जाकर कमज़ोर क्यों दिख रहे हैं? मैं ये बिल्कुल एग्री करता हूँ। अभी जो स्पोक्स पर्सन 2 आदमियों ने जो बोला कि डेथ पेनल्टी देने से या डेथ पेनल्टी को उसमें इंक्लूड कर देने से कभी क्राइम कम नहीं होता, इसकी वजह 2 है। आगे आपको बताया इन्होंने कि डेथ पेनल्टी ऑलरेडी इंक्लूडेड है फॉर रिपीटेड ऑफेंसेस में। और मुझे याद है 2012 में
चंडीगढ़ सेशन कोर्ट ने एक परमजीत सिंह का उसको डेथ पेनल्टी दी थी। हुआ क्या था कि एक करीबन उसने 1998 में 1 kg हीरोइन लाया और फिर 2007 के करीब वो फिर 10 kg लाया, उसकी हुई और 12 में जाकर उसको पनिशमेंट डेथ पेनल्टी हो गई। तो क्या असर हुआ? डेथ पेनल्टी से असर क्या हुआ? उसी तरह चल रहा है। और इस तरह से कई और हाई कोर्ट्स ने भी डेथ पेनल्टी दी, लेकिन डेथ पेनल्टी दे देने से, जिसके लिए अभी एक साहब ने बोला कि डेथ पेनल्टी वैसे ही इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस हुए कि इससे कुछ बनने वाला नहीं। आप देखते हैं कि आपने रेप केसेस के अंदर वर्मा कमीशन रिपोर्ट ने इतना कर करके आखिर में कहा कि अगर इस किस्म के रेप होते हैं तो उसमें डेथ पेनल्टी दे दी जाए, तो क्या हुआ? रेप तो कंटिन्यू रह ही रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ जो है वो कमज़ोर है। आप देखिए पंजाब के अंदर जितने केसेस कमिट हुए हैं, इतने एक्यूज को 70% एक्यूज अकॉर्डिंग टू द डाटा वर रिलीज्ड, वर एक्विटेड, क्योंकि उनके अंदर इतना लेकुनस थे इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोसिक्यूशन, कि वो सब के सब वो जो है 70% एक्यूज रिलीज हो गए। क्यों? क्या थे लेकुना? एक लेकुना ये है कि अकॉर्डिंग टू NDPS एक्ट के 3 दिन के अंदर अंदर जो आपने सीजर पकड़े हों उसकी टेक्निकल जांच होनी चाहिए। हमारे इन्वेस्टिगेटर ने 3 दिन नहीं 23 दिन, मिनिमम 23 दिन और मैक्सिमम 473 दिन में उसका सीजर को भेजा टेक्निकल रिपोर्ट के लिए। बड़ा ज़बरदस्त लकूना लिया। इसी तरह से कई एक ऐसे उसमें एक है कि जब आप मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं पकड़ के किसी को, तो ये कहते हैं कि मैजिस्ट्रेट साहब सामने पेश किया, लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर कर अगर वो जो सीजर हैं वो पेश नहीं करते तो इसमें कानून में ये भी नहीं है, तो ये आल्सो लकूना। तो इतने लकूनास हैं जो इनको पता भी होंगे शायद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, बिकॉज कुछ नेक्सस था पुलिस का, ड्रग पैडलर्स का, पॉलिटिशियंस का, विद द रिजल्ट के वो करीबन 70% लोग जो वहां से। लेकिन शिवपाल सिंह साहब, तो क्या ये माना जाए कि कानून मजबूत है और जिन एजेंसियों को इसे लागू करना है, या तो उनके पास टेक्निकल नॉलेज की कमी है या फिर इच्छा शक्ति नहीं है, कुछ और वजह है? बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, आप पंजाब की बात कर रहे हैं। पंजाब में पिछले दिनों में इन्होंने एक STF फोर्स को इमीडिएटली कांग्रेस की गवर्नमेंट आने पर कहा कि इसमें एक एडिशनल DG साहब STF वो सारा इसको जांच करेंगे, क्या क्या रीज़न है क्या नहीं है, सारा दर्जा। उसमें उससे पहले ED साहब ने अपनी एक रिपोर्ट में एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने भी किसी पॉलिटिशियन का नाम लिया था। अब यहाँ पे आकर जो STF के चीफ थे उन्होंने भी उस रिपोर्ट को दिया, उसके अंदर कुछ एलैबोरेट किया गया, उसमें कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के नाम थे, कुछ पुलिस ऑफिसर्स के नाम थे, कुछ एक परवरदा और भी बहुत से नाम थे। अब वो रिपोर्ट जब पहली रिपोर्ट थी वो करीबन 2017 में ED की रिपोर्ट आई, 2019 आ गया। इसके दौरान में STF हुआ, STF रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर के पास पड़ी रही अंडर सील्ड कवर। अब जाकर उसके ऊपर एक एक्शन टेकन के लिए 2 आदमी अपॉइंट किए और कोर्ट में वो केस पड़ा हुआ है। कोर्ट में उस वक्त चैलेंज काउंटर चैलेंज हो रहा है और 6 महीने लग जाएंगे 8 से। तो जो बड़े बड़े आदमी हैं जो ड्रग्स को पेडलर्स नहीं है, सिर्फ जो ड्रग लॉर्ड्स के साथ मिले हुए हैं, जिनका मेजर रोल रहा, ऐसे पॉलिटिशियन हो या दूसरे बड़े बड़े पुलिस अफसर हो या दूसरे लीडर हो, तो उनको इमीडिएटली कवरेज मिल गई, लीगल कवरेज झगड़ा शुरू हो गया। शिवपाल सिंह आप ये कह रहे हैं कि जो ड्रग्स का पूरा काला कारोबार है वहां पर सेल्समैन गिरफ्त में आते हैं और जो कंपनियां हैं, जो ओनरशिप जिनकी है, वो कहीं उससे दूर खड़े होते हैं। संदीप दीक्षित हमारे साथ फोन लाइन पर है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संदीप जी, बात हो रही कि जिस तरीके से पंजाब खासतौर पर, हरियाणा है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, जो ड्रग तस्करी के मसले बढ़े हैं और एक बड़ा रोग ये है, अब ये डिमांड आ रही है कि सजाए मौत का प्रावधान कर दिया जाए तो उससे इस पर रोक लग सकती है। क्या वाकई वास्तविक स्थिति है जो फिलहाल कानून है उसे लागू करने को लेकर, और दूसरा कि इस नई डिमांड को अगर पूरा कर दिया जाए तो क्या इस पर लगाम लग सकती है? तो वो डेथ पेनल्टी तो चाइल्ड रेपिस्ट पे भी थी, वो हो गई कारगर। मेरे ख्याल से तो फिर भी रेप होते रहे।
तो ये आधी अधूरी जो चीजें हैं इनसे कुछ नहीं होता। पहली बात है कि आपको बहुत क्लियर करना है कि ड्रग क्या होती है और ड्रग में इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। तो ड्रग में अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि 1961 में यूनाइटेड नेशंस ने वन ड्रग लॉ पूरे दुनिया के लिए कर दी। 1987 तक हमें एग्जेम्पशन मिला था। 1987 में हमने केस ठीक से पुट फॉरवर्ड नहीं किया और वन ड्रग लॉ आ गई, जिसके तहत जो ऑर्गेनिक ड्रग्स हैं वो भी ड्रग हो गई। और ऑर्गेनिक ड्रग जो होती हैं बहुत सस्ती होती हैं, क्वांटिटी बड़ी होती है। तो पूरे हिंदुस्तान की जो पुलिस फोर्स है उनके आधे सीजर जो होते हैं ऑर्गेनिक ड्रग के होते हैं, जो कि गरीब रिक्शे वाले और इस तरह के लोग पीते हैं। और उसकी वजह से उनका फोकस जो है हार्ड ड्रग्स पे नहीं रह पाता। तो आज ये पॉलिटिकल क्लास को ये चीज टेकअप करनी है कि जहां अमेरिका में लीगलाइज हो रहा है मारिजुआना, कनाडा में लीगलाइज हो रहा है मारिजुआना, तो यहाँ पे हिंदुस्तान में गरीब रिक्शे वाले, ठेले वाले, इनको पकड़ पकड़ के ड्रग के सीजर के जो है नंबर बूस्ट अप करते हैं, जबकि ये किलर ड्रग्स नहीं है। ऑर्गेनिक ड्रग्स किलर नहीं होती, ये इनऑर्गेनिक ड्रग्स होती हैं जिनमें की प्रॉफिट मार्जिन बहुत बड़े होते हैं और जो कि किलर होती हैं। तो पहली बात तो पॉलिटिकल क्लास को डिफाइन करना होगा कि ये ड्रग क्या है। ये सड़क पर बिना समझे ही भागते हुए चले जाना कि ड्रग है ड्रग है ड्रग है, क्या ड्रग है? तो पहले बड़ा क्लैरिफाई करके इसको पॉलिटिकली आपको देखना होगा कि ये समस्या जो है ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, या सिर्फ कोई काले नकाब पहन के कुछ लोग जो है इसका कोकेन के बंडल लेके नहीं घूम रहे। ये पूरी ऑर्गेनाइज चीज है और इसके हिस्टोरिकल रूट्स हैं, जैसे मैंने बताया 1961 आप कह रहे हैं कि जिस पर फोकस करने की जरूरत थी उसकी बजाय हम सिर्फ नंबर गिनने के लिए उन लोगों को जो कि ठेले वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, उनको पकड़ने की कोशिश होती है और वही आंकड़े सामने आते हैं। बाकी क्या राजेश जी, हकीकत यही है, सिस्टम और जो कानून है वो उनके इर्द गिर्द घूम रहा है, उनके नंबर्स पेश करके हम कोशिश करते हैं कि हमने काफ़ी सफलता हासिल कर ली, या हमने इतने ड्रग पैडलर रैकेट पकड़ लिए हैं? सर, सिस्टम में आजकल क्या क्विक फिक्स, तुरंत कुछ कर दो, लगे कि सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। प्रॉब्लम 3 स्टेजेस पे, मैं यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। एक है जिसने अभी शुरू नहीं किया मगर शुरू करेगा, दूसरा यूज़ कर रहा है मगर उसको हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, और तीसरा जो पिछले 20 साल से कर रहा है और हमने उसको 10 बार इलाज भी करवाया मगर वो वहाँ से निकलना नहीं चाहता या पॉसिबल उसके लिए नहीं है। तो तीनों की स्ट्रेटजीज अलग अलग होंगी और इन तीनों स्ट्रेटजी के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। सबसे पहली स्ट्रेटजी में पैसा कोई खर्च नहीं होना है, यहाँ पे सिर्फ स्कूल सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है, टीचर्स को ओरिएंट करना है, टीचर्स को ट्रेन करना है। जो दूसरा वाला है उसके लिए व्हाट वी नीड इज़ कि अगर वो ट्रीटमेंट में आने के लिए तैयार है, जो वी कॉल इट अर्ली प्रिवेंशन एंड अर्ली ट्रीटमेंट, तो उसको तुरंत ट्रीटमेंट में लेकर आइए। और तीसरा जो कैटेगरी है वो नहीं निकलना चाहता, कोई बात नहीं, जैसे अगर ब्लड प्रेशर किसी को हो गया या डायबिटीज़ हो गया तो हम उसके निदान के लिए प्रयास नहीं करते, हम उसको कहते हैं अच्छा ठीक है तुम मेडिसिन लो, जीवन भर मेडिसिन लेते रहो एंड यू आर कंफर्टेबल। और ये दुनिया भर में हो रहा है, हमारी संस्था SPYM भी दिल्ली में काफ़ी जगहों पे इसको यूज़ कर रही है, तो वी कॉल इट ओरल सब्स्टिट्यूशन थेरेपी। इसकी मैं तीनों के लिए स्ट्रेटजीज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो दूसरा और तीसरा वाला है वो नया क्लाइंट ढूंढता है क्योंकि उसको पैसा चाहिए। और पंजाब गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है पिछले 3-4 सालों में, उसका असर ये हुआ है कि जो 1 करोड़ में 1 kg हीरोइन मिलता था अभी लोग बता रहे 4 से 5 करोड़ हो गया। तो टेम्पटेशन लोगों का बढ़ गया कि वहाँ पे जाके सेल करो। तो अगर हम ये जो लोग जो नशा लेने वाले हैं हम उनको लीगल तरीके से फार्मास्यूटिकल ड्रग्स देते हैं, वो हमारे प्रोग्राम में आता है जिसमें सिर्फ 3 या 4 रुपए का पर डे का खर्च, उससे ज़्यादा का खर्च नहीं है। तो इससे क्या होगा, जो लास्ट कैटेगरी है उसका ड्रग का डिमांड घटता है, नया यूज़र नहीं बनाता है, और जो नया यूज़र अभी है उसको बहुत आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। तो ये 4-5 साल का एक स्ट्रेटजी होना चाहिए स्टेट के पास, और अगर इसके स्टेट करती है तो दुनिया में देखा गया है कि उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। मगर ये सिंपल सजाए मौत दे देंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। सिंह साहब, लेकिन एक और चीज़ है कि जिस पुलिस सिस्टम को इन्फोर्स करना है, लागू करना है कानून को, अगर उसे कानून की बारीकियां पता है तो उसे यह भी पता होगा कि सामने वाला उससे बचेगा कैसे। क्या ये माना जाए कि सिस्टम जिसे लागू करना है उसका मकसद कुछ और है पंजाब जैसे राज्यों में, जो एक बड़ा चैलेंज देखता है कानून को और सरकारों के स्तर पर, या फिर बॉर्डर है, अलग राज्यों के साथ उसकी सीमाएं हैं और पाकिस्तान के साथ मिलता बॉर्डर वो भी एक बड़ी समस्या है? मेरे से पूछ रहे हैं? जी सर।
हाँ, ये देखिए समस्या जो है एक कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल सही बात है। एक तो ये है कि जो बॉर्डर हैं साथ मिले उनकी वजह है। एक आईएसआई ने एक किस्म का एक हाइब्रिड सॉर्ट ऑफ वॉर शुरू की है। इस हाइब्रिड वॉर में एम्यूनेशन भेजना, टेररिस्ट भेजना के साथ साथ उनका ये भी इरादा है कि किसी तरह से इस बॉर्डर स्टेट को इस तरह से ड्रग एडिक्ट कर दिया जाए। तो इसमें कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। एक तो ये है, एक जैसे मैंने अर्ज किया पहले कि पुलिस को कई तो इन्वेस्टिगेशन है ही नहीं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नॉलेज ही नहीं है, कई जानबूझ के नहीं करते। तीसरी बात, अभी कहा गया कि छोटे मोटे, यही देखिए पिछले दिनों में जब नई सरकार आई तो 1400 के करीब गिरफ्तारियां कर दी गई इमीडिएटली। जैसे इन्होंने कहा ये रिक्शा वाला जा रहा है, वो जा रहा है, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। 1400 पैडलर जैसे छोटे मोटे जो थे, अगर पैडलर कहा जाए उनको अंदर कर दिया, बाद में छूट गए, कोई फायदा नहीं हुआ। अब तीसरी बात, अब जब मरने शुरू हुए लोग ड्रग लेकर पिछले कुछ दिनों में, तो ये सवाल आया कि इनके साथ वो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का कुछ मिक्सचर हो रहा है। जैसे कि बद्दी एक जगह है जो हिमाचल और पंजाब के ऊपर फॉल करती है बॉर्डर के, वो वहाँ पे कुछ फार्मास्यूटिकल हैं कंपनियां जो एफेड्रीन और इस किस्म के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं जो अदरवाइज फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है। वहाँ से लीकेज होकर उनको किसी तरीके से दूसरी जो एक्चुअली प्रोहिबिटेड ड्रग है उसके साथ मिला दिया जाता है और उस नशे के अंदर लोगों की मौत होनी शुरू हो गई। तो अब एकदम एज ए शो पीस वावेला मचा के एक कह देना, इट इज़ नॉट परफेक्ट कि आपने कहा जी डेथ पेनल्टी कर दो, जिम्मेदार एक्शन लिया जाए, सब ठीक है, ऑल दीज थिंग्स आर करेक्ट, बट दीज थिंग्स आर करेक्ट है ओनली टू द एक्सटेंट कि हाँ जी हमने अब इलेक्शन आनी है या कुछ उसको शो कर दिया, ये करेंगे वो करेंगे। सवाल ये है कि क्या आपकी थ्रस्ट जो है कोऑर्डिनेटेड है, आपकी सेंटर के साथ स्टेट का थ्रस्ट कोऑर्डिनेट नहीं है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का पंजाब पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है, जो सेंटर एस्टेब्लिश हुए हैं, जो सेंटर में मल्टी एजेंसी सेंटर एस्टेब्लिश हुआ है और स्टेट का उनकी कोई राब्ता नहीं है, और उसके साथ साथ पुलिस के ऊपर किसी हालत में इस किस्म का दबाव रहता था ड्रग लॉर्ड्स का, कपल्ड विद द पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरों का, कि वो भी काम नहीं करते थे। तो ये जो है मल्टी प्रोंग्ड अटैक होना चाहिए। अगर अटैक करना है तो मल्टी प्रोंग्ड। रिहेबिलिटेशन सेंटर की बात हुई रिहेबिलिटेशन सेंटर में करीबन जहाँ तक मुझे याद है 82 के करीब रिहेबिलिटेशन सेंटर में पंजाब में कहते हैं, जिसमें से 62 प्राइवेट हैं, और उन प्राइवेट रिहेबिलिटेशन सेंटर में ये कहा जा रहा है कि वो भी कुछ पैसा भूसा लेकर इनको थोड़ा बहुत ड्रग दे देते हैं, करेक्ट कर रहे हैं, इनकरेक्ट कर रहे हैं, इसको जांच करनी पड़ेगी। तो मेरा कहने का मतलब है मल्टी प्रोंग्ड अटैक। एक तो तरफ आप इन्फोर्समेंट एजेंसी का कई जगहों पर आप करें कि काम करने की जरूरत है, कानून से लेकर इम्प्लीमेंट करना, और साथ ही साथ जो कि जैसा कि कहा कुमार साहब ने कि अलग अलग लेवल पर हम कैसे उसको बाहर करें, जो लोग उसके शामिल हैं ये उससे बाहर आना चाहते हैं। मतलब क्योंकि जब कानून की बार बार बात आती है और ऐसा लगता है कि जब कोई सरकार ये मांग करती है कि कानून कमज़ोर है या कानून अच्छा नहीं था, लेकिन क्या सरकारों को या सिस्टम को, मैं कहूँ दोनों जिन्हें इम्प्लीमेंट करना है, उन दोनों को ही अपने तरीके और अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है, या फिर कुछ और रास्ता है अगर हम ड्रग्स के काले कारोबार को रोकना चाहते हैं, उसको बंद करना चाहते हैं? मैं प्रसन्न हूँ कि आपने ये इशू रेस किया। देखिए, जो समस्या आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसका कानूनी पहलू के अलावा सोशल और इकोनॉमिक एंगल भी है। अगर ये समस्या बढ़ रही है वो इसलिए बढ़ रही है कि जो इस बिजनेस में है उनको इकोनॉमिकली ये बहुत बेनिफिशियल लगता है, और सोशल इसलिए है कि हमारे समाज को ये ख़राब कर रही है। हमारे देश में कुछ ऐसा सिस्टम बन गया है कि हम सोचते हैं कि हम किसी चीज़ के लिए अगर कानून बना लेते हैं और सख्त कानून बना लेते हैं तो हमारी जो सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम है शायद उनका भी समाधान आसान हो जाएगा। मैं समझता हूँ केवल कानून को सख्त बना देने से ही ऐसी समस्याएं जिसका सोशल और इकोनॉमिक एंगल है समाधान नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में भी कहा, लीगली कोई बार नहीं है, आप डेथ पेनल्टी प्रेस्क्राइब कर दीजिए, लेकिन क्या डेथ पेनल्टी प्रेस्क्राइब करने के बाद आप जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं वो हो पाएगा? क्योंकि ऑलरेडी जो इसके प्रावधान हैं वो पहले की अमेंडमेंट के अंदर भी उसको काफ़ी सख्ती से लाया गया और बहुत सारे पनिशमेंट जो वो एनहांस किए गए और ग्रेडेड उसमें पनिशमेंट दिया गया। अगर आपके पास इतनी क्वांटिटी पकड़ी जाएगी तो आपका ये पनिशमेंट होगा, अगर इतनी क्वांटिटी पकड़ी जाएगी तो ये पनिशमेंट होगा, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है।
तो मैं समझता हूँ किसी भी सोशल और इकोनॉमिक समस्या का अगर आपने समाधान ढूंढना है, कानून ज़रूर बनाइए, कानून का इम्प्लीमेंटेशन भी करिए, लेकिन उसके लिए जो रिहेबिलिटेशन की और इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है उसकी ज़रा ज़्यादा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए और समझाने के लिए कि असल में कानून जो मौजूदा है वो कितना कारगर है और इसमें सजाए मौत का प्रावधान पहले भी था, लेकिन इसे जोड़ने से वाकई समस्या हल होती नजर नहीं आएगी। और बात आप दर्शकों के सुझाव, राय और आलोचना की। 2 जुलाई को हमने कार्यक्रम दिखाया था निकाह हलाला को लेकर, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। सुनवाई को लेकर, उसको लेकर दर्शक राकेश पुनिया लिखते हैं कि समकालीन मीडिया के मुद्दों पर चर्चा के लिए आरएस टीवी एक बहुत ही शक्तिशाली मंच है। ये श्रोताओं को निष्पक्ष, उद्देश्यपूर्ण और सटीक जानकारी के साथ शक्ति देता है। निकाह हलाला विषय को अनुभवी टिप्पणीकारों की ओर से सामाजिक, कानूनी और पूर्णतया उस पर समझाया गया और वास्तविक याचिकाकर्ता को शामिल करना महत्वपूर्ण था। आरएस टीवी भारतीय दर्शकों में क्रांतिकारी बदलाव कर रहा है, इसे जारी रखिए। साधुवाद। एक और दर्शक हैं दीपिका, जो कि लिखती हैं कि देश देशांतर का ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि ये महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा मुद्दा है। महिला सशक्तिकरण और उनके सम्मान की बात होनी चाहिए क्योंकि आज भी निकाह हलाला हमारे समाज का हिस्सा है। कार्यक्रम में डॉक्टर जीरत ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की जानकारी दी जो उन्हें मिलने चाहिए। हम आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर जल्द सुनवाई करेगा। धन्यवाद राज्यसभा टीवी। आप दर्शकों का धन्यवाद। यूं ही अपनी राय, सुझाव, आलोचना लिखते रहिए, कार्यक्रम में शामिल करेंगे और कोशिश होगी अपने स्तर को और ऊपर ले जाने की। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।